हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिटर्मिनेंट का लास्ट ही एक्सरसाइज 4.6 देख रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोगों को पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.6 एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। रैखिक समीकरण निकाय का हल। रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। निकाय का हल। मान लीजिए पहले माना कि n चरों x1 x2 x3 डिटो xn में n रैखिक समीकरण निम्न प्रकार के हैं। निम्न प्रकार है। जब निम्न प्रकार है तो यहाँ से देखिए a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस डिटो प्लस a1n xn बराबर b1। फर्स्ट कांस्टेंट इजकल टू के बाद a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 प्लस डिटो प्लस a2n xn बराबर xn बराबर b2। डैश कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएंगे, चलिए एक बार और डैश कर देते हैं कि क्लियर आपको दिख जाएगा। यहाँ से अब लास्ट स्टेज an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस an3 x3 प्लस डिटो प्लस ann xn बराबर bn। अब यहाँ से मैट्रिक्स के रूप में यूज करते हैं, यानी लेट a बराबर मैट्रिक्स के रूप में a11 यानी चर मान का कोफिशिएंट a11 a12 a13 a1n a21 a22 a23 a2n डैश an1 an2 an3 ann। यहाँ से x क्या होता है, चर मान कितने हैं, x1 x2 x3 n तक है। x1 x2 डैश xn। अब b कितना है, b क्या है आपका जो कांस्टेंट मान है RHS साइड वाला, b1 b2 bn, ये आपका कांस्टेंट मान हो गया। तो आपका फार्मूला कितना हो जाएगा, ax बराबर b। इतना नोट कीजिए तिले। उसके बाद आपको होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस यहाँ से समझाते हैं b1 b2 bn वाला फंक्शन। नोट कर लीजिए।
सही दिख रहा है। रफ करते हैं। इसमें एक नंबर लेकर चलिए। जब B1 इजकल टू B2 इजकल टू B3 इजकल टू D2 इजकल टू Bn बराबर 0, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है सभी के सभी जीरो हो तो समीकरण निकाय समघात समीकरण निकाय होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए होमोजीनियस किसको कहेंगे, तो डेफिनीशन हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0। जो RHS साइड है वहाँ का हर एक एलिमेंट, चाहे अवयव बोल सकते हैं चाहे वैल्यू भी बोल सकते हैं, हमेशा निश्चित रूप से 0 होना चाहिए। 2x प्लस 3y इजकल टू 0, 5x प्लस 9y इजकल टू 0, यानी जितना इक्वेशन होगा उतने राइट साइड के बराबर 0 ही होना चाहिए निश्चित रूप से। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, 2x माइनस 3y माइनस 4z बराबर 0, 6x माइनस वाई माइनस 9z बराबर 0। यानी देखिए सभी के अंतिम में जो राइट साइड है वो 0 है। जब 0 रहेंगे दोनों तो आपका नॉन होमोजीनियस। अगर दोनों में से एक भी कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए, जैसे 1 2 माइनस या प्लस में, तो वो आपका नॉन होमोजीनियस हो जाता है। यहीं पर देख लिया जाए, मिटाना का है। सेकेंड नंबर, जब B1 B2 B3 D2 Bn में से कम एक अशून्य नॉन जीरो हो तो समीकरण निकाय हो तो समीकरण निकाय असमघात समीकरण निकाय कहलाता है। असमघात समीकरण निकाय कहलाता। असमघात समीकरण निकाय नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल, x प्लस वाई इजकल टू 0, x माइनस वाई बराबर 2। देखिए एक 0 है, एक कोई वैल्यू मिल रहा है 0 के अलावा, तो ये नॉन होमोजीनियस हो जाएंगे। 2x प्लस 3y इजकल टू 4, 6x प्लस 9y इजकल टू 0, तब भी होमोजीनियस है। अगर दोनों कुछ वैल्यू मिल जाता है तब वो होमोजीनियस। x माइनस 5y इजकल टू 4, x प्लस 6y इजकल टू 9। यहाँ से भी आपका दोनों अंक मिल जा रहा है। राइट साइड में कांस्टेंट वैल्यू 4 और 9,
तब भी होमोजीनियस। 3 ऑर्डर में लीजिएगा वही बात है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 2, x माइनस 9y प्लस 8z इजकल टू यहाँ 0 डाल दे तभी नॉन होमोजीनियस होगा, चाहे कोई अंग डाल दे तभी नॉन होमोजीनियस। तो 4 डाल दिए नॉन होमोजीनियस, कम से कम एक कोई वैल्यू मिलना चाहिए राइट साइड में। नोट कर लीजिए, इतना रफ कर देते हैं। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस क्लियर होना चाहिए। अब देखिए कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, संगत समीकरण किसे कहते हैं, असंगत समीकरण किसे कहते हैं। consistent system of equation, consistent system of equation संगत समीकरण, संगत समीकरण, समीकरण निकाय, संगत समीकरण निकाय। जिस समीकरण का जिस समीकरण निकाय का जिस समीकरण निकाय का जिस समीकरण निकाय का हल का अस्तित्व होता है, हल का अस्तित्व होता है, उससे संगत समीकरण कहते हैं, उसे संगत समीकरण निकाय कहते हैं। संगत समीकरण निकाय कहते हैं। असंगत inconsistent system of equation असंगत समीकरण निकाय। असंगत समीकरण निकाय, इसमें क्या होगा, जिस समीकरण निकाय का हल का अस्तित्व नहीं होता है, चाहे हल नहीं हो पाता है, जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, उससे असंगत समीकरण निकाय कहते हैं। असंगत समीकरण निकाय कहते हैं। ये आपका क्लियर होना चाहिए, तबे पकड़ में आएगा कि संगत कब होता है, असंगत कब होता है। ठीक है, ये 2 10th क्लास में भी पढ़ लिए, कोई दिक्कत है नहीं। यानी जिसका हल होगा वो संगत समीकरण, जिसका हल नहीं होता है यानी आदित्य हल नहीं होता है, चाहे हलों की संख्या नहीं हो पाता है, चाहे कोई हल नहीं होता है, उसे असंगत समीकरण कहते हैं। रफ करते हैं, थोड़ा है भाषा इसमें, ज़्यादा एप्लीकेशन है ये है, तो भाषा तो निश्चित रूप से रहेगा, चाहे अंतिम में बता दिया जाएगा 2 स्टेप में करना क्या है। इस सब का मकसद, अब जब नॉन होमोजीनियस, जब इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो, जब नॉन होमोजीनियस हो, तब देखिए यहाँ 3 कंडीशन बनता है। जब नॉन होमोजीनियस में 3 कंडीशन बनता है। फर्स्ट कंडीशन,
डिटर्मिनांट वैल्यू नॉट इजकल टू 0, यानी जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनांट वैल्यू निकालेंगे, 0 के बराबर नहीं प्राप्त होगा। यदि ए का डिटर्मिनांट नॉट इजकल टू 0 हो तो समीकरण निकाय संगत होता है तथा हो तो समीकरण निकाय संगत होता है तथा इसे x बराबर a इन्वर्स b द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे आपको फर्स्ट में जब इक्वेशन लिए थे तो ax बराबर b बताए थे, फर्स्ट में ax बराबर b। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इन्वर्स से गुणा कर देते हैं, a इन्वर्स से। तो दोनों तरफ a इन्वर्स से गुणा करेंगे तो ax बराबर a इन्वर्स b मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो a इन्वर्स a इंटू एक्स बराबर a इन्वर्स b। इतना का वैल्यू कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी i इंटू एक्स बराबर a इन्वर्स b। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में गुणा होगा, जिस मैट्रिक्स में गुणा होता है वही मैट्रिक्स प्राप्त हो। तो x बराबर a इन्वर्स b या ax बराबर b है। x को इधर भेज दीजिए, चाहे दोनों तरफ भाग दे देते हैं, ax बट्टा a से दोनों तरफ भाग देते हैं, तो दोनों तरफ a से भाग देंगे तो यहाँ तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर a इन्वर्स b बच जाएगा। या ax बराबर b, इसमें क्या करते हैं, जो a इधर गुणा में है इधर भागा में लाते हैं, x बराबर 1/a इंटू b। तो x बराबर a इन्वर्स कितना हो जाएगा b। बात एक ही है, किसी से निकालिए, आपको x बराबर a इन्वर्स b याद रखना होगा। सेकेंड कंडीशन देख लिया जाए। सेकेंड कंडीशन कब संगत, यानी जब संगत होगा तब। असंगत कब होता है, सेकेंड कंडीशन देखिए, नॉन होमोजीनियस में डिटर्मिनांट वैल्यू यदि डाल दो ना, यदि डिटर्मिनांट वैल्यू ही 0 हो जाए, यानी जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट वैल्यू निकालेंगे वही हमको 0 मिल जाए, तब क्या करेंगे, डिटर्मिनांट वैल्यू 0 तथा तब एडजॉइंट ए इंटू बी में गुणा करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी में गुणा करेंगे। अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो समीकरण निकाय का, तो समीकरण निकाय असंगत होता है, तो समीकरण निकाय असंगत होता है, तो समीकरण निकाय असंगत होता है। ठीक है, इसके हलों की संख्या नहीं होती है, चाहे हल नहीं हो पाता है। ठीक है, सेकेंड देखिए, थर्ड ना, यदि a का डिटर्मिनांट वैल्यू भी 0 तथा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b का भी वैल्यू 0 हो तो समीकरण निकाय संगत होगा, तो समीकरण निकाय संगत होगा तथा हलों की संख्या अनगिनत या अनेक होता है। इसमें लिख सकते हैं असंगत होता है
जिसमें हलों की संख्या तथा होता है तथा हलों की संख्या तथा हल क्या लिखे हैं, तो समीकरण निकाय असंगत होता है तथा हलों की संख्या नहीं होती है, चाहे कोई नहीं होता है, तथा हलों की संख्या नहीं होता है, नहीं होता, हलों की संख्या नहीं होती है, हलों की संख्या नहीं होती है, यानी कोई हल नहीं होंगे, बात ही खत्म। तथा हलों की संख्या नहीं होंगे। तीनों कंडीशन आपका क्लियर हो गया। अब देखा जाएगा किसमें, होमोजीनियस में, ठीक है, होमोजीनियस। अब होमोजीनियस में कौन कंडीशन होते हैं, फर्स्ट नंबर देख लीजिए, जब इक्वेशन होमोजीनियस जब इक्वेशन होमोजीनियस हो, तो जब होमोजीनियस होंगे तब क्या होगा, एक नंबर कंडीशन देखिए, यदि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो समीकरण निकाय का शून्य हल होता है, शून्य हल होता है, तथा हलों की संख्या एक होता है। यानी कहने का मतलब एक नहीं होता है, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 ही नहीं मिलेगा हमेशा, माने एक वैल्यू मिलेगा। एग्जाम्पल देख लिया जाएगा, एग्जाम्पल बता देते हैं, x प्लस वाई इजकल टू होमोजीनियस है तो निश्चित रूप से 0 होगा, यहाँ x माइनस वाई इजकल टू भी 0, तो यहाँ से देखिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर, -1 + 1 -1 -2 आ रहा है डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे ना और y के वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आएंगे। x + 3y इजकल टू 0 -3x + 4y इजकल टू 0, तो यहाँ भी x बराबर 0 ही आएगा, y बराबर 0 ही आएगा निश्चित रूप से, ठीक है, 2 ऑर्डर में हो या 3 ऑर्डर में। x + y + z बराबर 0, 2x + 3y + 5z इजकल टू 0, 3x + 9y - 6z बराबर 0, तो यहाँ से भी अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो 0 के बराबर निश्चित आएगा, तो यानी x बराबर 0 होगा, y बराबर भी 0, z बराबर भी 0, यानी तीनों के तीनों x और y का मान, z का मान 0 के बराबर हो जाएंगे। रफ करते हैं, एगो और इसमें बचा हुआ है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, नॉन होमोजीनियस से ही ज़्यादा होता है। सेकेंड नंबर देखिए, जब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए, यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए हो तो समीकरण निकाय का अशून्य हल होता है, तथा हलों की संख्या अनगिनत यानी अनेक होता है, संख्या अनेक होता है। तो इसमें एग्जाम्पल का देना है, यानी x और y z का वैल्यू जो भी मिलेगा x से ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है, बस इतना ही है।
थ्योरी के रूप में, ज़्यादा आपको कुछ तो करना नहीं है। एक क्वेश्चन लेकर समझा देते हैं आपको निकालना है कैसे है, उसके बाद एक्सरसाइज देखा जाएगा। x 2x + 3y = 1, x + y = 2 दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से a कितना होता है, लेट a जो माने थे फर्स्ट में, a कितना होता है, x y का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 1, y 3 1, x कितना होता है, चर मान जो दिया होता है इसमें, तो x और y दो ही चर मान है, तो x y। b कौन सा होता है, जो r h इस साइड में होता है कांस्टेंट वैल्यू, तो 1 2। अब आपको फार्मूला कितना होता है, x = a इन्वर्स b, x इन्वर्स b। तो यहाँ से सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे कि 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो उसका क्या बोलते हैं, अस्तित्व ही ना रहेगा, तो इन्वर्स नहीं निकल पाएगा। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू प्रिंसिपल 2 माइनस रिवर्स 3, माइनस में 1 आ गया। माइनर अब निकालना पड़ेगा, माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। माइनर किस तरह निकलता है, प्रिंसिपल और रिवर्स का एलिमेंट चेंज। तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 3। कोफैक्टर भी निकालना पड़ेगा आपको, ये सब पिछले क्लास में देख चुके हैं। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो कोफैक्टर किस तरह निकलता है, यानी प्रिंसिपल सेम साइन के साथ 1 2, और रिवर्स का साइन अपोजिट -1 -3। अब हमको क्या निकालना होता है, एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडज्वाइंट किस तरह निकलेगा, जो कोफैक्टर होता है उसका ट्रांसपोज, तो 1 -1 -3 प्लस में 2, इसका ट्रांसपोज। तो कितना प्राप्त होंगे, 1 -1 -3 प्लस 2, ट्रांसपोज यानी एडज्वाइंट निकल गई। अब हमको ए इन्वर्स निकालना है, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू -1 आया, तो 1/1 माइनस में क्या लिखना है, माइनस साइन लगा देते हैं। एडज्वाइंट 1 -3 -1 प्लस 2, कितना हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लीजिए, चाहे माइनस साइन से गुणा कर दीजिए। -1 + 3 + 1 -2। हमको निकालना क्या है, x और y का z, यानी x बराबर कितना, x बराबर a इन्वर्स b। x का वैल्यू है कितना, xy, इन्वर्स का मान कितना है, -1 + 3 + 1 -2 इंटू b का मान कितना है, यहाँ पे देखिए b का मान 1 2 है, 1 2 गुणा कर दिया जाए, x y गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, -1 और 3 दूना प्लस में 6। सेकेंड रो लीजिएगा तो प्लस में 1 और माइनस में 4, कितना हुआ, x y। जोड़ घटाव कर लेते हैं, प्लस में 5 और माइनस में 3, इसलिए x बराबर 5 और y बराबर -3। नोट कर लो, यही आपका क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा आपको संगत और असंगत पहचानने के लिए, तो वो भी क्वेश्चन में देख लिया। एक क्रेमर्स रूल होता है छोटा सा, तो उससे भी समझा देते हैं क्वेश्चन किस तरह बने। जैसे यही क्वेश्चन है, आपका x और y का भी वैल्यू पता है, निकाल देते हैं इसी से। आप उतना ही रखिए, x और y का वैल्यू
क्रेमर्स रूल, मान लीजिए आपको क्रेमर्स रूल से देखना हो, क्रेमर्स रूल, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने वाला, यहाँ पे डी यानी डी निकालिए डिटर्मिनेंट, तो x का कोफिशिएंट 2, 1, y का कोफिशिएंट 3 और 1, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए, 2 एकम 2 -3 -1 आ गया। अब डी एक्स निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ x, तो x में क्या होगा, x का कोफिशिएंट नहीं रहेगा, तो x का कोफिशिएंट के जगह कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वो आ जाता है, 1 2 3 1, इसका भी डिटर्मिनेंट 1 प्रिंसिपल माइनस रिवर्स 3 दूना 6 -5। अब हमको निकालना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ y, तो यहाँ पर y का वैल्यू नहीं होगा, यानी 2x वाले रहेंगे और y के जगह पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू 1 2, तो यहाँ भी प्रिंसिपल 2 दूना 4 -1 प्लस में 3। अब हमको क्या कर देना है, x ओवर y का, x बराबर कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ x बट्टा डिटर्मिनेंट, कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x का वैल्यू आया कितना है, -5 अब बट्टा डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, -1 माइनस से माइनस कैंसिल यानी +5, देखिए x का मान 5 आया। y का निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ y बट्टा डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ y का वैल्यू कितना है, प्लस में 3, यहाँ पर x का मान कितना है, डिटर्मिनेंट का मान है -1, तो -3, इसलिए x बराबर +5 और y बराबर -3, नोट कर लो। ये क्रेमर्स रूल से होता है। खैर इसमें उतना ही देखना ना है, बता दिए, नोट कर लीजिए।